कोई शंका, कोई बात रह गई ऐसी छूटी जो ये कहे कि नहीं आप उस समय गुलाम नहीं हो, तो आप वही करोगे जो पूंजीपति चाहेगा। आप अनाज पैदा करके बेचने जहां जाओगे वो मंडी अडानी की होगी, यानी एपीएमसी अब बेच देंगे, मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अडानी को निजीकरण करने के बहाने उसे अडानी को दे देंगे, अंबानी को दे देंगे, किसी और को दे देंगे, किसी उद्योगपति को दे देंगे, औने पौने दाम में दे देंगे। क्या करोगे आप? यह है घातक परिणाम बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भूखमरी के लिए जिम्मेदार। और उसके बाद मैंने कहा कि उसके बाद लोग बाहर निकलेंगे, लोग नहीं खाना भोजन रहेगा, भूखे तो रहेंगे नहीं, छीन कर खाने की कोशिश करेंगे। जब छीन कर खाने की कोशिश करेंगे, अपना हक मांगेंगे तो उन पर गोली चलाई जाएगी, सरकार चलाएगी। यही तो करती रही है, यही तो होता रहा है। किसान तो अपना ही हक मांग रहे थे ना, किसान मोदी से मांग रहे थे क्या कि मतलब ये जो सेंट्रल लिस्ट बना रहे हो उसमें से थोड़ा पैसा हमें दे दो, नहीं ना, वो तो अपने खेत को बचाना चाहते थे ना। लेकिन फिर भी उन पर गोली चलाई गई, फिर भी उन पर पत्थर फेंकवाए गए, फिर भी उन पर पानी के कैनन छोड़े गए, फिर भी उनका दमन किया गया। जिस तरह से यहां तक की साजिश रची गई, लाल किले का स्कैंडल तैयार किया गया कि इसी बहाने इन्हें मार दिया जाए, मार करके इन्हें आतंकवादी साबित कर दिया जाए, इन्हें आतंकवादी साबित करके इनका ये खत्म हो जाए और इसी बहाने बंगाल का चुनाव जीत लिया जाए। मेरे दोस्त, आज भी आप सावधान रहिए, अभी चुनाव थोड़े दिन बाकी है। मैंने कल परसों ये अपने लाइव में ये बताया था कि सिलसिलेवार डेट वाइज रिकॉर्ड के अनुसार रिकॉर्ड प्रस्तुत करके आप भी देख सकते हैं कि जितनी बार भी चुनाव हुए हैं उसके 3 से 6 महीने के बीच कोई ना कोई बड़ी आतंकवादी घटना हुई। तो कल भी हो सकती है, हो जाए तो कोई अभी 2 महीने, 1 महीना बाकी है चुनाव में। नरेंद्र मोदी के हाथ में सब कुछ है, पेगासस स्पाईवेयर है, आतंकवादियों के एक एक रूट का, एक एक मूवमेंट का पता नरेंद्र मोदी को है। कहीं ढिलाई छोड़ देंगे, अपने आदमियों को कह देंगे भाई जाने दो, आने दो, आकर के हमला करने दो, हमको फायदा मिलेगा, हो जाने दो, तो आतंकवादी घटना हो जाएगी। फिर नरेंद्र मोदी चिल्लाना शुरू करेंगे, अरे अरे देखिए ये हो गया, मैं कह रहा था बच जाइए, हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, और उसके बहाने आपसे वोट मांगेंगे। आप वोट भी दे दोगे। जैसे 2019 में आपने नरेंद्र मोदी को चुना, उस काबिल ही नहीं बचे थे कि प्रधानमंत्री फिर से बनते, लेकिन बना दिया आपने। सिर्फ पठानकोट नहीं, पुलवामा के हमले के द्वारा। तो पुलवामा का हमला होने दिया नरेंद्र मोदी। आज तक आप सर पीट पीट कर चिल्लाते रह गए 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया, बताया क्या नरेंद्र मोदी? नहीं बताएंगे। उनको जो करवाना था करवा दिए, उनको जो फायदा उठाना था उठा लिए, आज भी उठा लेंगे। बच के रहिए दोस्तों। तो परिस्थितियां जो बन रही हैं, निजीकरण उस देश के लिए, जिस देश में आबादी ज्यादा हो, उस देश के लिए बहुत बड़ा घातक है। क्योंकि निजीकरण से, जैसे कोई भी कहीं भी जब निजीकरण हो रहा है तो वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, मिनिमाइज किया जा रहा है। क्योंकि उद्योगपति को तो फायदा चाहिए, कम से कम आदमी में काम करवाएंगे, आधुनिक मशीनों से काम करवाएंगे तो आदमी की जरूरत नहीं रहेगी, आदमी निकालेंगे, आदमी बेरोजगार होंगे तो जाएंगे कहां? पकौड़ा तलेंगे, भीख मांगेंगे, पान की दुकान लगाएंगे, पान की रेहड़ी लगाएंगे, क्या करेंगे? उनका यही हाल होगा। तो दोस्तों, जब ये सारी समस्याएं एक विकराल रूप ले लेंगी, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, अब 200-300 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, आपके पास पैसे नहीं है। अब मैं कह रहा हूं 200-300 रुपए पेट्रोल हो गया, तो आप क्या बोलेगा ऐसे कैसे हो सकता है? आप गलत बात बोल रहे हो। तो 100 रुपया कैसे हो गया? अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तो दाम भी नहीं बढ़ा है और फिर भी 100 रुपया हो गया। 100 रुपये के ऊपर चल रहा है, तो कैसे कह सकते हो? जब 100 रुपया हो गया तो 200 भी हो सकता है, 200 हो गया तो 300 भी हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में फ्री में भी तेल मिले। जब भारत में फ्री में एक वक्त था जब वहां तेल के डिपो, जो जहां तेल उत्पादन होता है, वो कह रहे थे कि भाई हमारे यहां से ले जाओ, आप मेरी जगह खाली करो, मैं दूसरा प्रोडक्शन करना है, फ्री में ले जाओ।
तब भी भारत में इसी रेट में तेल बेचा गया, 60 रुपया 70 रुपया 80 रुपया लीटर तेल बेचा गया। क्या कर लोगे आप? तो आज अगर मैं कह रहा हूं कि 200-300 रुपया लीटर पेट्रोल बिकेगा तो आप आश्चर्य मत हो, उसको शॉक होकर के मत देखो, समझो सही बात है। तो जब महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, जब 500 रुपया किलो चावल मिलेगा, 500 रुपया किलो दाल मिलेगी, अब आप कह रहे हो कि ऐसे ही कह रहे हो, फेंक रहे हो। अरे अब मैं फेंक नहीं रहा हूं भाई। आपने कभी कल्पना की थी कि 12-15 रुपया 20 रुपया किलो जो मिलता था आटा दाल, वो अब 100 रुपया 150 रुपया मिल रहा है? तो कैसे मिल रहा है? तो ये फेंकने की बात नहीं, सही बात है। फेंकने का काम सिर्फ मोदी का, मेरा नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? ये कहो कि मिलेगा, आप खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। तब आप जो नारा लगाते हो कि आएगा तो मोदी ही करें, देंगे वोट तो मोदी को ही, तब आप क्या करोगे? तब आपके बच्चे, तब भी आपको एक विजन दिया जाएगा हिंदू मुसलमान का, आपको लड़ाया जाएगा। ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएंगी कि आप लड़ो, उन्हें मारना ना पड़े, जैसे उन्हें गोली ना चलाना पड़े, गोली चलाकर मारना ना पड़े, इसके लिए आपको आपस में ही भिड़ा दिया जाएगा। एससी को एसटी से, हस्बैंड को वाइफ से, हिंदू को मुसलमान से, जैन को सिख से, किसी न किसी से एक मतलब एक क्लास ऐसा पैदा किया जाएगा कि आपको यह ना लगे कि आप गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हो। आपको यह लगे कि आप अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हो और लड़कर मर भी जाओगे। गोली चलाने से भी बच जाएंगे, गोलियां भी बचा लेंगे। मेरे दोस्त, मैं ये बातें बताकर आपको यह बताना चाहता हूं कि मोदी इज द डेंजरस पर्सन फॉर इंडिया। उनसे बड़ा खतरा और किसी से, अगर किसी से कोई खतरा है तो वो मोदी से है। और मोदी व्यक्तिगत, मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मोदी के क्या बोलते हैं उसको, नीतियों से है, मोदी की दलाली से है। मोदी जिसकी गुलामी कर रहे हैं वो ना करते तो सही था, उससे है, इसलिए देश को खतरा है। मैंने आज जो आपको टारगेट पे रखा कि निजीकरण से देश का हाल क्या होगा। देश भूखमरी, गरीबी झेलते झेलते गृह युद्ध पर जाएगा। और किसी भी देश में जब गृह युद्ध की स्थिति आती है तो पड़ोसी देश उस पर कब्जा कर लेता है आराम से। ऐसे ही देश गुलाम होते रहे हैं। अगर हम मुगलों के गुलाम हुए, मुट्ठी भर यार, मुट्ठी भर मुगल आकर के आपको गुलाम बना लिए। आपको जब कहते हो कि मतलब ये वीरों की धरती है, ये शेरों की धरती है, ये धरती है, धरती तो हमारी है, हम क्या कहेंगे? हम कैसे उसको कहेंगे कि नहीं ये वीरों की धरती नहीं है, शेरों की धरती नहीं? लेकिन कहीं आपको दिखता है कि हम वीरों वाला काम किए हैं, शेरों वाला काम किए हैं? मुट्ठी भर मुगल आकर हमको गुलाम बना लिए। हमने कभी वीरों और शेरों वाला काम किए होते तो मुट्ठी भर मुगल आ ही नहीं पाते, आते तो गुलाम भी नहीं बना पाते। आप सोचो, जिनको थप्पड़ों से मारकर आप जीत सकते थे वो हमको गुलाम बना लिए, और उसके बाद भी कहते हो वीरों की धरती, शेरों की धरती वगैरह नारा लगाते हो। लगाते रहो, हम भी लगाते हैं। देश हमारा है, हम अपने को गलत थोड़ी कहेंगे, हम भी मानते हैं, चलो ठीक है। सच ये है, हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, आज भी हम वही कर रहे हैं। एक गलत आदमी के पीछे खड़े होकर पूरे देश को गुलामी की आग में धकेलने जा रहे हैं। चुपचाप गुलामी को सहने जा रहे हैं, चुपचाप गुलामी को स्वीकार करने जा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं बचा सकती मेरे दोस्त, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। खैर, इसके बाद तो और भी बहुत सी साजिशें हैं जिसके जरिए वो अपना काम करेंगे। आपको बचाना है। अगर आपको लगता है ये देश आपका है, ये लोग हम आपके हैं, कल अगर ये मरेंगे तो मरे। आज अगर एक बात बताओ, जो भी जिस तरह से भी जो भी मरा वो आपके घरों से मरा है। अब अगर ये इग्नोर कर जाएं आप कि जिन गलतियों के कारण हमारे लोग मरे, देश की सत्ता है, सत्ता से हम उम्मीद करते हैं सत्ता हमको बचाने की कोशिश करेगी। जब सत्ता को बचाने की कोशिश करनी थी तब सत्ता आपका
चौकीदार नमस्ते ट्रंप कर रहा था। जब सत्ता को कड़े कड़े नियम बनाने की जरूरत थी, आइसोलेशन करने की जरूरत थी, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को बंद करने की जरूरत थी, तब आपका शेर जो है मध्य प्रदेश में सरकार गिरा करके सरकार बनाने की कोशिश कर रहा था। मेरे भाई, कब वो आपके लिए काम किया? आपको तो बेवकूफ बनाकर ताली बजवा दिया, थाली बजवा दिया, 18 दिन में बोल दिया। 18 दिन में 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीत लिया गया था, हम भी 18 दिन में जीत लेंगे। 18 दिन में का क्या देश का क्या हाल हुआ आप जानते हैं। वो भले ही ताली बजवा ले, आपको बेवकूफ बनाए, वो भले ही झूठ बोले, वो भले ही बेवकूफ बनाए, आपको कुछ भी बोले, उस पर कोई बात नहीं है। कोई तीसरा अगर उसके गलत काम को पर उंगली उठा देगा तो उसे जेल में भेज दिया जाएगा। यही होता रहा, यही हुआ है। उसको मार दिया जाएगा, उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। मैंने कहने का अर्थ यह है कि आपका मसीहा आपको निरामूर्ख बनाए, ताली बजवाए, थाली बजवाए, कुछ भी करवाए, सही है। कोई आपको सच बताए तो वो गलत है। और इसीलिए कहते हैं मेरे दोस्त कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीख, इसी तरह से अंधविश्वास फैलाकर, इसी तरह से गलतफहमियां फैलाकर, इसी तरह अंग्रेज क्या करते थे जानते हो? पहले तो मैंने कहा, मैं पहले भी बताया हूं कि गुजरात आए और वहां से ही सब कुछ हुआ। खैर वो छोड़ दीजिए, वो इस विषय पर नहीं जाता। लेकिन एक राजा को मिला लेते थे, बोलते थे देखिए मैं, आप बैठे रहिए, मैं सारा राजपाट चला लूंगा। उसका राजपाट चलाने में ध्यान नहीं होता था, उसको तो बिठा दिया, तुम बैठे रहो, ऐश करो। वो क्या काम करता था? दूसरे बगल वाले राजा से एक संधि कर लेता था, संधि में वो फंसा देता था। फंसा करके, आपने राजू भाई को सुना होगा, तो संधि में फंसा करके उस क्षेत्र को पहले वाले राजा के क्षेत्र में मिला लेता था। फिर क्या करता था? अब देखा दो प्रदेश इसने मिला लिया, तो क्या करता था? वो राजा को ही मार देता था। एक राजा को मार दिया, 2 प्रदेश उसके हाथ में आ गए। इसी तरह पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। गिनती के गोरे यार, शर्म आनी चाहिए। हम अगर प्राउडली ये कहते हैं कि वी आर ए इंडियन, हम भारतीय हैं, हम शेर हैं, हम वो हैं, गिनती के गोरे हमें गुलाम बना गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने आप पे शर्म कीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि उस इतिहास की गलतियों से सीखिए, फिर से मत गुलाम बनिए मेरे दोस्त। तब शायद हम उतना नॉलेज नहीं रहा होगा, उतने पढ़े लिखे लोग नहीं रहे होंगे, उतने समझदार लोग नहीं रहे होंगे, हो सकता है। लेकिन आज तो पढ़े लिखे हो, आज तो समझदार हो, आज तो सब कुछ देख लियो। आज क्यों नहीं आपको समझ में आ रहा है कि आप जिसे शेर बना करके आगे किए हो नेता, वो गुलाम है, वो दलाल है, आपको गुलाम बना रहा है। निजीकरण गुलामी की नींव है। प्राइवेटाइजेशन एक अभिशाप है जो आपको कभी भी रोजगार नहीं मिलेगा। नेवर इन द लाइफ आपको कभी रोजगार नहीं मिलेगा दोस्त। आप कभी भी खाने भर के लिए नहीं कमा पाओगे मेरे दोस्त, क्योंकि एक सेठ, एक मालिक, वो अपने लाभ को देखता है, आपके पेट को नहीं देखता। और मेरे दोस्त, मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया था कि लाभ की एक ही परिभाषा युगों युगों से चली आ रही है, देय मजदूरी। आप पढ़ते हो, अभी गूगल करो या कोई किताब खोल के देख लो, डेफिनेशन ऑफ द प्रॉफिट क्या है। देय मजदूरी और दी गई मजदूरी। देय मजदूरी माने देना चाहिए, 100 रुपया देना चाहिए और 50 रुपया दिया। देय मजदूरी जो देनी चाहिए, और दी गई मजदूरी यानी आधा दिया, उसमें जो बचा उसी को लाभ कहते हो। लाभ का एक ही एक डेफिनेशन है, इस बात को आप कब समझोगे? और जब एक सेठ को लाभ चाहिए तो आपके पेट को नहीं देखेगा, आपकी पीठ को नहीं देखेगा, आपके तन को नहीं देखेगा, आपके कपड़े को नहीं देखेगा, आपकी भूख को नहीं देखेगा, आपके परिवार को नहीं देखेगा, आपकी शिक्षा को नहीं देखेगा, आपकी स्वास्थ्य को नहीं देखेगा। उसका मिशन बस एक होगा, उसको अधिक से अधिक लाभ चाहिए। यह है प्राइवेटाइजेशन।
और इस पर आपने तो प्रधानमंत्री ही बनिया चुन लिया, प्रधानमंत्री ही मतलब व्यापारी चुन लिया। वो खुद ताल ठोक करके विदेश में बैठ करके ये बात बोला, मैं गुजराती हूं। उसने ये नहीं कहा मैं भारतीय हूं, उसने कहा कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। ठेका ले लिया आपको बेचने का, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आपको बेचने का, और बेच रहा है। ये उसने कहा था, मैं नहीं कहा। मैं जितने भी जब भी जहां भी जैसे भी जिस माध्यम से लोगों तक बात बोलता हूं, पहुंचाता हूं, कहता हूं, ये जो कहता है वो वही मैं आपको बताता हूं। मैं अपनी तरफ से तो कुछ कहता ही नहीं, फिर भी मैं उस पर केस हो गया। उसने खुद ही कहा था कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, व्यापार कर दिया देश का। उसने कहा था कि मैं छोटा सोचता ही नहीं, बड़ा बड़ा सोचता हूं। उसने घोटाला कर दिया, बड़ा बड़ा राफेल घोटाला कर दिया, 5 लाख करोड़ का, 60,000 करोड़ का राफेल घोटाला कर दिया, 5 लाख करोड़ का नोट घोटाला कर दिया, 2000 नोट लॉन्चिंग का, 400 लाख जो अब 600 लाख हो चुका, 400 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया, जो ब्लैक मनी विदेशों में थी। उसके लिए तो बहुत से, एक दिन पहले भी बोला था, आप सोच लीजिए, घोटाला कर दिया। अपने अमीर साथियों के लिए, अपने अमीर दोस्तों के लिए मिलकर के आप जिसे मसीहा मानते हो, जिसे समझते हो, उसने आपका सौदा किया और कर लिया, कर रहा है। मैं नहीं समझ पाता मैं किस दुनिया में हूं, मैं नहीं समझ पाता, मैं कैसे आपको समझा नहीं पाता। यह मेरी कमी है, आपकी कमी, मैं नहीं जानता मेरे दोस्त, लेकिन पीड़ा है मेरे अंदर। मैं ये बोलता हूं, ये कहता हूं, क्यों? मुझे क्या मिलेगा? कोई भी बाहर में जाए यार, मुझे क्या मिलेगा? मैं क्यों अपने जीवन में मेहनत करके 2 पैसे कमाए हैं, खा करके आराम से पड़ा रहूं? क्यों? मेरे दोस्त, मैं आज के लिए नहीं, आपका यह दलाल तो मर जाएगा यार, आज नहीं तो कल। दुनिया आती है जाने के लिए, 60 साल में मरेगा, 65 में मर जाएगा, 70 में मर जाएगा, 100 साल जी लेगा, मर जाएगा, मरेगा एक दिन ना। जब इस दुनिया से चला जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, जब तुम गुलाम हो जाओगे, तुम्हारे बेटे बाल बच्चे मजदूरी करेंगे, भूखों मरेंगे, गुलामी झेलोगे, गुलामी करोगे, तब क्या करोगे? मोदी भगवान बनकर मंदिर से निकलकर, मंदिर बनाकर रखोगे, उस मंदिर से निकलकर आपकी रक्षा करने आएगा। मेरे दोस्त, भगवान भी रक्षा करने नहीं आता। किसी मंदिर के सामने जाकर के, किसी मंदिर के सामने बलात्कार हुआ है, कौन सा भगवान बाहर निकल करके उस बलात्कार को रोक सका है? आप बताइए, कभी कोई इतिहास है ऐसा क्या? नहीं। आपको मैं ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं मंदिर पे उंगली उठा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी रक्षा करनी होगी। अगर आप अपनी रक्षा के बारे में नहीं सोचोगे तो मंदिर में बैठा भगवान भी आपके बारे में नहीं सोचेगा, वो भी आपको छोड़ देगा। वो क्या कर सकता है? वो कैसे आपकी मदद करेगा? तो दोस्तों, मैंने कहा कि पहले तो भारत गृहयुद्ध झेलेगा। अगर नरेंद्र मोदी की नीतियां इसी तरह चालू रही, अगर निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन इसी तरह चलता रहा, तो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती रहेगी, और जब बढ़ते 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 इस हद तक पहुंच जाएगी तो गृहयुद्ध होगा। जब गृहयुद्ध होगा तो देश गुलाम हो जाएगा। अब परिणाम से अगर आपको डर लगता है, अगर आप जीना चाहते हो आजादी से, अगर यह देश आपका है, अगर इस देश को बचाना चाहते हो, तो सबसे पहला काम कालिदास को हटाना पड़ेगा। मैंने कहा था कल इस बात को कि आपने एक कालिदास को जबरदस्ती बुद्धिमान समझकर, बुद्धिमान बना करके जबरदस्ती आप एक कालिदास को आप पर थोक दिया गया। ऐसे कालिदास को जो जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था, यानी जो गुजरात का मुख्यमंत्री था और गुजरात को बेच रहा था। बिकने का सबसे बड़ा प्रमाण गुजरात ही है, तो भारत को भी बेचेगा। बचाएगा कौन? क्या आपको अपने देश की चिंता है, अपने बाल बच्चों की चिंता है, आने वाली पीढ़ी की चिंता है? अगर है तो एक ही रास्ता है मोदी को हटाना।
मैं कभी ये बात नहीं करता आप किस इसको वोट दो, उसको वोट दो, इसको करो, उसको करो, ये सब करो, आप करते रहो, जैसे भी करो, जिसको आपको अच्छा लगे वोट दो। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि ऐसे किसी भी आदमी को जो मोदी जनता पार्टी या मोदी जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है उसको वोट मत दो, क्योंकि भविष्य खतरे में है। मैं इसके बारे में भी बता चुका हूं। आगे मैं ये नहीं कह रहा, उन्हीं की पार्टी के लोग इस बात को मीडिया में बोल चुके हैं कि नरेंद्र मोदी देश में अमेरिकन डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, चुनाव को खत्म करना चाहते हैं। मैंने तो आपको तरीका बताया कि किस तरीके से करेंगे। मेरे दोस्त, अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। नरेंद्र 2022 का चुनावी जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव के बाद कभी कोई चुनाव नहीं होगा, यह मेरा प्रेजम्पशन है। इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। नरेंद्र मोदी खुद को राष्ट्रपति घोषित कर देंगे, नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाएंगे, अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे, कोई सारा पावर राष्ट्रपति के हाथ में दे देंगे, संविधान में संशोधन कर देंगे, अमेरिकन डेमोक्रेसी लागू कर देंगे। बाद में कालांतर में थोड़े दिन के बाद फिर चाइना की तर्ज पे यह कानून बना लेंगे कि जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा रहेंगे, नरेंद्र मोदी ही राष्ट्रपति रहेंगे। बात खत्म। यह उनका विजन है, यही उनका मिशन है, और यह मैं नहीं कहता, उनके लोग ही कहते हैं। लेकिन क्या करें, यह दलालों का देश है। उनको टिकट मिल जाता है, चुप हो जाते हैं। जिन्होंने ये बात कही मीडिया में, उनको टिकट मिल गई, टिकट कट रहा था तो कह रहे थे, जब टिकट मिल गया तो चुप हो गए। लेकिन आपको टिकट नहीं मिला है ना, आप तो चुनाव नहीं लड़ रहे हो ना, आप तो सिर्फ वोटर हो ना। आप समझदार बनो यार। अब सोचो कि कल को अगर नरेंद्र मोदी खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिए, अमित शाह को बना लिए और फिर उसके बाद पूरे देश पे कब्जा कर लिए, फिर क्या होगा? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक निरा बुद्धू आदमी को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा मेरे दोस्त। पूरे देश को पर कब्जा कर लिया जाएगा, पूरे देश की। और मैं पहले भी कह चुका हूं मेरे दोस्त कि चलिए ठीक है, एक बात तो आपको समझनी और माननी पड़ेगी कि देश सबका है, देश के संसाधनों पर सबका बराबर अधिकार है, लेकिन 85% संसाधनों पर अकेले गुजरातियों का कब्जा है। तो क्यों है? और अब तो इतनी तेजी से गुजरातीकरण हो रहा है पूरे देश का कि अगर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है, वो भी अडानी ही बनाएंगे। अगर बिजलीकरण प्राइवेटाइजेशन उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग का होगा तो वो खरीदेंगे अंबानी ही या अडानी ही। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे दोस्त? फिर कहां जाएगा? अगर एक बात समझो, अगर एक या दो आदमी के हाथों में पूरे फाइनेंशियल पावर चला गया, ताकत चली गई, तो देश भी उसका ही रहेगा। वो मोदी को भी हटाएगा, वो किसी और को बिठाएगा। आपने देखा कुछ दिन पहले क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री से अडानी मिला था, उसकी मुलाकात हुई, कुछ न कुछ होगा बीच में। उसको लगता होगा कि जब मोदी का काम खत्म हो जाए, मोदी की जिम्मेदारी खत्म हो जाए, मोदी को हटाना पड़े तो किसको लाएं, वो तैयारी कर रहा होगा। आप समझो, आप इसी तरह से गुलाम हुए हो। आपने इतिहास से क्या सीखा है मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैं जानता हूं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देश मैं बार बार यही कहता हूं, देश आपका है, इसको बचाना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी, जैसे आज मैं आप पर एक व्यंग किया, आप पर एक व्यंग किया, यह व्यंग आगे आप पर भी हो सकता है, आप पर नहीं, पीछे वालों पर मैंने एक व्यंग किया कि हम बहादुर थे, हम शेर हैं, हम वो हैं, कहते तो हैं, लेकिन मुट्ठी भर के मुगल आकर के हमको गुलाम बना लिए, गिनती के गोरे आकर हमको गुलाम बना लिए, पुर्तगाली आकर हम पर राज करके चले गए। क्या यार,
समुद्री लुटेरे भारत पर राज करके चले गए। आप किस तरह के बहादुर थे? मैं आपकी बहादुरी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। आप बहादुर थे लेकिन मूर्ख थे यार, समझ नहीं पाते थे कि आपका दुश्मन कौन है। जिस तरह आपको आज समझ में नहीं आ रहा है कि आपका दुश्मन कौन है। सत्ता के शीर्ष पर बैठा आदमी आपका दुश्मन है, और हर वो आदमी दुश्मन होता है जो दलाली करता है। खैर, एक बार और पन्ना पलट करके देख लो इतिहास में। आजादी 1000 साल की आपकी आजादी के इतिहास को देख लो। किसी व्यापारी ने 1 रुपया भी क्रांति के लिए दिया था? सबको आपको पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा। चलिए पीछे को छोड़ दीजिए, मैं आपको अंग्रेजों के जमाने की बात करता हूं। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए 1 रुपया भी कोई नहीं दे रहा था। जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे वो चोरी और डकैती करके लड़ रहे थे। आपने सुना होगा काकोरी कांड, आपने सुना होगा कि कैसे अंग्रेजों से लड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने कौन कौन से पापड़ बेले। आप खुद सोचिए। उद्योगपति तो तब भी थे, व्यापारी तो तब भी थे। उनसे मतलब, एक व्यापारी से यह मतलब नहीं होता कि तुम गुलाम हो या आजाद, क्योंकि वो आजाद होता है। आप झोपड़े में रह रहे थे, आपकी मां बहन का सरेआम बलात्कार किया जा रहा था। किसी उद्योगपति का भी किया गया था उस जमाने में। किसी पूंजीपति की बहू बेटी को खींच करके सरे बाजार नंगा किया गया था। किसी पूंजीपति के बट्टे या बेटे या परिवार को कोड़े मार करके मार दिया गया था नहीं ना। वो भी ऐश कर रहे थे। व्यापारी हमेशा ऐश करता है। अगर आपका प्रधान व्यापारी है, वो खुद कहता है अगर वो व्यापारी है तो हमेशा ऐश करेगा। $8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिया, 20,000 करोड़ का बंगला बनवा रहा है रहने के लिए, सेंट्रल विस्टा, और एयरफोर्स 1 खरीद लिया, क्या बोलते हैं उसको, एयर इंडिया 1 खरीद लिया। 8,000 करोड़ लगा के ऐश कर रहा है। 9 लाख सूट पहन रहा है, हर 5 मिनट में कपड़े बदलता है। जो ऐश उसे करना है कर रहा है। मर कौन रहा है? आप। मरेगा कौन आगे? आप। दोस्तों, मैं वैसे भी हमेशा बहुत ज्यादा टाइम ले लेता हूं। आज भी 1 घंटे 13 मिनट आपका समय ले लिया। जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जितने ज्यादा लोग आप मुझे सुनोगे, आप लोग जुड़ोगे, लेकिन जितने लोग भी जुड़े मैं आपका बहुत आभारी हूं। और अगर आपको लगे 1%, चलिए 100% अगर नहीं तो अगर 1% भी अगर मैं सच बोल रहा हूं तो ये दूसरों तक पहुंचाइए। इसे कॉपी करके अपने पर पेस्ट कर लीजिए, इसे डाउनलोड कर लीजिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए, बातों को दूसरों तक पहुंचाइए। कब तक अंधेरे में बैठकर गुलाम बने रहोगे यार? हमारी तो एक उम्र है, चलो 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितना जिएंगे? उसके बाद आपका क्या होगा? आप सोचो, अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में नहीं। आप नरेंद्र मोदी के नौलखे को देखकर खुश मत हुआ करो। आप उसके 8,000 के हवाई जहाज को देखकर तालियां मत बजाया करो। आप उस 20,000 का सेंट्रल विस्टा बन रहा है उसको देखकर आप गर्व महसूस मत करो। वो आपकी कमाई है। वो गरीब, मजदूर, बेसहारा, बेरोजगार जो उनकी कमाई है। अडानी, अंबानी जैसे लोग बैंकों में 1 रुपया अपने जीवन में कभी जमा नहीं करते। अब पूछ लो किसी भी व्यापारी से। अब इतने तो बुद्धि होगी यार आपके पास, अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। किसी भी व्यापारी से पूछ लो, कोई भी व्यापारी 1 रुपया बैंक में जमा करता है? नहीं करता है। वो तो बैंक से लेता है। आपके पैसे वहां आप करते हो, हम करते हैं, गरीब करते हैं, मजदूर करते हैं, बेरोजगार, सब करते हैं अपने कल के दिन के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बीवी की मरने की में वो तेरहवीं करने के लिए। पता नहीं कितने हमारे सपने होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए हम बैंकों में पैसा रखते हैं। अडानी अंबानी नहीं रखते। वो तो बैंकों से लेकर मजे लेते हैं, ऐश करते हैं, एंटेलिया बनाते हैं।
एक उदाहरण के लिए मैं पहले भी बोला हूं, आज भी बोलता हूं, मैं ये चैलेंज करता हूं किसी भी अर्थशास्त्री, किसी भी से मैं ये डिबेट करके साबित कर दूंगा कि अडानी, अंबानी इंटेलिया बनाए हैं, इतना करोड़ का धन है, इतना करोड़ उनका बढ़ गया। मेरे दोस्त, इट्स चैलेंज। अगर बैंक कल डिक्लेयर कर दे कि मेरे पैसे वापस दो, आप बैंक को यह कह दो कि मेरे पैसे चाहिए, और बैंक यह कह दे कि अडानी भाई पैसा पूरा का पूरा मेरा रखो, अडानी 3 बार बिक जाएगा तब भी पैसा नहीं जमा कर पाएगा। और इसीलिए भागते हैं, आपके पैसे से ऐश करते हैं, बाद में आपको बेवकूफ बनाकर भाग जाते हैं, और भागने में उनकी मदद मोदी जैसे लोग करते हैं जो उनकी दलाली पहले किया करते हैं। आप जाता किसका है? आपका। पता नहीं कितने लोग, महाराष्ट्र में एक बैंक फेल हुआ था ना, पता नहीं कितने लोगों की पूंजी चली गई, बेटी की शादी के लिए रखा था चला गया, बीबी की 13वीं के लिए रखा था चला गया, सब चला गया। मोदी का क्या गया? और क्यों जाता है? यही बताया कि कल को अगर अडानी को कहा जाए कि अरे यार इतना तुम्हारा तो 1.5 गुना धन बढ़ गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, भारत का जो पैसा हम लोगों का ले रखे हो बैंकों से पैसा, वो पैसा वापस कर दो, बाकी तुम रख लो। वो 3 बार 3 टाइम्स 3 बार बिक जाएगा तब भी वो पैसा नहीं चुका पाएगा। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि ये मैनिपुलेशन होता है यार। एक 10 रुपए का कंपनी का एक शेयर होता है, उस शेयर को वो 10,000 तक पहुंचा देते हैं शेयर मार्केट में, और उसी के आधार पे बैंक से पैसा ले लेते हैं। वो 10 रुपए का पेपर है, पता चला फैक्ट्री खड़ी भी नहीं हुई है, प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, मजदूर कुछ नहीं है, हवा में सब कुछ। ये होता है उद्योगपतियों का खेल। और आप जानते हैं, आप कहते हैं वो दान भी करते हैं यार, परोपकार भी करते हैं यार, वो 1 पैसा दान नहीं करते। जो उनको टैक्स के रूप में सरकार को देना होता है वही वो ट्रस्ट को दान कर देते हैं, और ट्रस्ट के जरिए फिर से वहां से भी आधा पैसा ले लेते हैं। हर उद्योगपति का 10-5 ट्रस्ट बना के रखा है, सिर्फ मैनिपुलेशन करने के लिए, ब्लैक टू व्हाइट, व्हाइट टू ब्लैक। आपने सुना होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड कुछ होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, CRPF ऐसे कुछ है, वो होता है, उसमें भी गोलमाल होता है। नेताजी के कहने पर किसी को दिया जाता है, उससे आधा पैसा ले लिया जाता है, आधा पैसा उसको मिला, उसमें भी ले लेते हैं। हम आप जो एक बिस्किट, चलिए एक चश्मा खरीदा था मैंने, इसमें टैक्स दिया, ठीक है, ये टैक्स भी सरकार के पास नहीं पहुंचता, इसमें भी वो दलाली खा जाते हैं, गोलमाल कर जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आप ये बस एक चैनल वाले ने जब पूछा तो बोला क्या पहले अडानी आपके यहां झाड़ू पोछा लगाते थे क्या, वो तो पहले से अमीर है। मैं बोला पहले से तो छोड़ दो यार, वो आज भी अमीर नहीं है, आज भी 2 कौड़ी के हैं, उनकी औकात आज भी 2 कौड़ी के है। बोलो पैसा दे दें बैंक का, हमारे देशवासियों का पैसा उसमें जमा है, वो वापस करने के लिए बोलो, बिक जाएंगे, भाग जाएंगे रातों रात।